कर लो। सबसे पहली बात तो आप ये सारी चीज़ देख के समझ गए होंगे। एक भी बच्चा अब तक जो हुआ वो ठीक है, एक भी बच्चा इस क्लास का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बच्चा हंसता हुआ ना मिले। यहाँ पे आना अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात है। इसलिए जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं बस ऐसे जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट करो। कई बार ऐसा होगा कि उन बच्चों से गलतियाँ हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि वो बच्चे नहीं बोल पाएंगे बेचारे, बट क्या हो गया, ये पहला पड़ाव होगा उनके बोलने का। इसलिए एनकरेजमेंट के साथ में रहो, किसी की हिम्मत मत तोड़ो। और अगर नहीं भी होता है, पोज हो जाता है किसी कारणवश, इसमें ना तो हंसने की बात है, ना ही हंसी उड़ाने की बात है, ना ही इसका इशू बनाने की बात है। बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस होगा जिसको आज हम फॉलो करने वाले हैं। स्पेशल चीज़ ये होगी, आज के 80% बच्चे ऐसे हैं, 70% जो क्लास में भी कम से कम बोलना पसंद करते हैं, सभी जानते हो तुम। उनको जानबूझ के इसीलिए बुलाया गया है कि उन 60-70% बच्चों की थोड़ी सी जो झिझक है उनके अंदर वो खुल जाए। ठीक है, बारी बारी से आप यहाँ पर आ जाएंगे, वेट ना करना पड़े हमें। आपका टॉपिक शायद तैयार होगा, वो कल बता दिया था आपको। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक टीचर के रूप में आप जब यहाँ पे आओगे तो आप एक स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप एक टीचर बन जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा जैसे एक टीचर बिहेव करता है। आपकी चौक से ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन आपके मुंह से हो तो बहुत अच्छा होगा। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उससे डबल आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा। ये आप सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में सवाल या कोई ग्रामर वाला पोर्शन नहीं करने आओगे, बल्कि समझाने के लिए आओगे। सो आपका जो मेन मुद्दा होगा वो होगा समझाना, कनेक्ट करना बच्चों के साथ, बच्चों को स्टूडेंट समझ के, अपने आप को टीचर समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाओ। मेरी बात सबकी समझ में आ गई होगी तो यस कर दो। और अगर किसी का कन्फ्यूज़न है और अगर कोई हंसता हुआ या माहौल को ख़राब करने वाला मिलता है मुझे, मैं मतलब कह रहा हूँ, या तो मैं उसे अंदर भेजूंगा, अंदर क्या उसे बाहर ही भेज देंगे हम, बैग लेके आज के लिए उसकी छुट्टी हो जाएगी, कल वो सुबह आ सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बच्चे को बुलाऊंगा यहाँ पे, तो जल्दी से आ जाओ भाई। जैसे अनु आ रही थी शायद फर्स्ट, ठीक है। Good morning students. Good morning ma'am. Good morning students. Very good morning ma'am. Good afternoon students. Very good afternoon ma'am. My name is Anu. I am the student. Good afternoon students. Very good afternoon ma'am. My name is Anu. I am the student of class 9th from Genetic Public School. Today I am your teacher. आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना चाहूँगी। Let's start. बोलते रहो अनु, बोलते रहो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे कि इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान लास्ट में जैसे ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। और इसमें सबसे पहले हम ग्रामर में सेंटेंसेस की बात करें। सेंटेंसेस आपके मुंह से एक भी बार नहीं निकला। क्या पहचान, किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सवाल है, सेंटेंस है? सेंटेंस वाक्य आपके मुंह से एक भी बार नहीं निकला। कन्फ्यूजन में मत रहो, ना घबराओ। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। उस सेंटेंसेस की हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। हाथ ही नहीं जा रहा स्टेबल की वजह से। क्या हाथ ही नहीं जा रहा। चला जाएगा, नीचे से यूज़ कर लो, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। मिटाते रहो, करते रहो, मिटाते रहो। बच्चों को लिखना थोड़ी ना, इसलिए बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्ट करो। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से क्या वैसे अब ये जो रूल लिख रहे हो आप, अब जो ये जो रूल लिख रहे हो ये किस चीज़ का रूल है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन एक बेसिक रूल तो लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा नहीं, तो बताओ इसी में नहीं लगेगा बस। और आपने जो रूल लिखा है किसका रूल है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरव्यू, कहाँ है वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले चौक मत उठाओ, पहले इन्हें बताओ कि क्या क्या होता है, ठीक है? उसके बाद में एक्सप्लेन करो। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और उसमें 3 होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होती, उसमें मेन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस यूज़ होता है। ये इसकी पहचान है, ता है, ती है, ते हैं। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एस या ईएस लग सकता है। क्या सभी के साथ लगता है? नो सर। बताओ उसे। और जो सिंगुलर होगा उसके साथ ईएस लगेगा, एस या ईएस लग सकता है, और जो प्लूरल होगा उसके साथ नहीं लगेगा, ना एस और ना ईएस। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? अब मैं हमारा मुझे इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है इतना? अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। वह स्कूल जाता है। तो इसमें लास्ट में ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इससे पता चल जाता है। लास्ट में जब ता है, ती हैं, ते हैं, ये सब आते हैं। और ये कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इसमें ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो इसमें एस या यस लग सकता है, लेकिन यहाँ पे गो आ रहा है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, गोज़। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। राम मंदिर जाता है। राम इसमें सब्जेक्ट है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाना लिखेंगे। राम गोज़ टू टेम्पल। एक सेंटेंस और लेती हूँ मैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं एक सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, लेकिन ये इसका जो रूल होता है वो प्लूरल वाला यूज़ होता है। इसमें एस या फिर ईएस नहीं लगता, ये ऐसे ही रहता है। जैसे आई टीच इन दिस स्कूल। इतना क्लियर है? यस मैम। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ होता है। पहले एक रूल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट? दोबारा पूछो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं।
वह स्कूल नहीं जाता है। वह सब्जेक्ट ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लगे अनु आराम से, आप घबराओ मत, नहीं जाता है लगाओ, घबरा मत बिल्कुल। तो इसमें डज नॉट का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ होगा, और जो प्लूरल है उसके साथ डू नॉट का यूज़ होगा। तो हम इसमें डज नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ। इसमें डू नॉट का यूज़ होगा क्योंकि आई है, लेकिन पहले ही बताया था कि जो आई होता है उसमें प्लूरल का जो रूल होता है वो यूज़ होता है। वैसे ये मैं जो होता है वो सिंगुलर में ही आता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डू नॉट, टीच पढ़ाना, इन दिस स्कूल। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इतना ही करते हैं आज के लिए, बस पॉजिटिव नेगेटिव पे और बच्चों का नंबर आ जाएगा। अब आप ना लास्ट में बंद हो गया, नहीं वो चल रहा है, बस तुझे ये देख नीचे बस टाइमिंग देखना, ये अपने आप आए। अभी क्या करना है? अभी करना है, इसके लिए इतना ही। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना? तो मुझे अच्छा फील हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ कंफ्यूजन हुआ। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा आपके। यस मैम। मुझे आई होप कि आज का जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर और आपको समझाने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो पहले तो बिल्कुल ये क्लियर सी बात समझो, यहाँ पे आने के बाद में तुम्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि आप बोर्ड पे क्या लिख रहे हो। आपके सिलेबस जो है ना वो घर कर गया। आप चाहे एक चीज़ समझाओ लेकिन उसे बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरोगेटिव तक पहुँचो या सब कुछ। मैंने क्या कहा है, आप यहाँ पे 5 मिनट भी विश्वास के साथ आओगे तो वो आधे पौने 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। बट अगर आप अब यहाँ पे पूरा का पूरा दिन घबराने के साथ में खड़े रहोगे ना तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। आराम से आओ, जो चीज़ें मैं बता दूंगा जब ये वीडियो सेशन ख़त्म हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हम सेंटेंसेस की बात कर रहे थे अनु, मैं आपको करके भी गया हूँ। आपके मुंह से पहले 2 मिनट में सेंटेंसेस नाम का कोई वर्ड ही नहीं निकला। वो आपकी गलती नहीं है, वो गलती इस स्टेज की है, ठीक है? वो वाली चीज़ को ही हम यहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अपनी भाषा पे, अपने स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल रहे। आप जो चीज़ें कहते हो वो आपको सुनाई दे, अभी सुनाई नहीं दे रही हैं। मैं बुलाना चाहूँगा भाई नंबर 2 को। जो भी दूसरा बच्चा यहाँ पे आएगा वो ज़रा जल्दी से खड़े होके आ जाए। आप बैठो, आपका तो मुझे पता ही है बाहर का आवाज आएगा। और कोई? लविश भी बैठेगा, बैठो बैठो। इसके अलावा सोनम, हाँ आ जाओ। सोनम के लिए बजा दो तालियां। किसी को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे रह के मजाक वाली स्थिति में रहोगे उतना ही ज़्यादा हमारे ये जो बच्चे हैं इनका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए कोई भी बच्चा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करे यहाँ पे बैठ के। किसी भी तरीके से एक भी बच्चे को जो पहले से ही नीचे पड़ा हुआ है उसे और ज़्यादा ऐसा फील ना हो, पहला एक्सपीरियंस उसका ऐसा ना हो जाए कि वो ज़िंदगी में इस स्टेज पर आने से घबराए। इसलिए होगा या नहीं होगा ये फ्यूचर में है। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में हमें इसकी इनकरेजमेंट देना है, इससे इसकी हिम्मत बढ़ानी है। बाकी देखते हैं कैसा करेगी। आई होप कि ये बढ़िया करेगी, विश्वास हमें पूरा है। और जो भी इसने टॉपिक चुना होगा आई थिंक वो इसे करके भी लाई होगी। बट बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण
फॉरगेटफुलनेस आ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका यहाँ पे आना ही बहुत बड़ी बात है और ये भी एक्सप्लेन भी करेगी, आई नो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सोनम है और मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जैंटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रही हूँ। ऊपर यहाँ पे देख के। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे टीचर बनने का मौका दिया और मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना चाहती हूँ। और अनु ने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल, और मैं इंटरोगेटिव फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल बताऊँगी। बोलते रहो जब तक आप ये वाला काम करते हो, बोलते रहो। हाँ, यही तो सिखाना है। माइक को मुंह पे लगाओ, बोलते रहो। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसका इंटरोगेटिव का फर्स्ट रूल है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे मेन है। क्वेश्चन मार्क है बेटा। यस सर, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, क्या वह खाना खाता है? तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू, सो इट डज। थोड़ा क्लोज लगा के रखो माइक। फिर सब्जेक्ट है हमारा ही और मेन वर्ब है हमारी ईट। छोटी चीज़ें आती हैं, इसको एक तो ठीक करना। अभी ये जो कनेक्शन है ना, सिर्फ इनसे नहीं बनाना, पीछे तक बनाना है। तो जब आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे सीधा जब यहाँ से आप बोलना शुरू करोगे तो जब लिखते हुए बोलना इज़ द आर्ट, वही वाली चीज़ सिखानी है। तो जब आप कह रहे हो कि क्या वह खाना खाता है, तो पहचान क्या हो गई इसकी? इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या हो गई? क्या से वाक्य शुरू होता है, और जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ है ऊपर, हम किस पे जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब पे। यहाँ से पहचाननी है। और ये जो कनेक्शन है ना, सिर्फ यहीं से नहीं बनना, ये पीछे तक, ये सारे के सारे जो बच्चे बैठे हैं उनसे बनना है। यू हैव टू टेक योर टाइम। इसके बाद में 1 सेकंड में ये लिखना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बोलना इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको समय के साथ में लिखना इम्पोर्टेंट है, जल्दबाजी में नहीं लिखना। ठीक है? आपको अगर, मुझे पता है माइक परेशान कर रहा होगा, 2 माइक लगे हुए हैं, बट इन वाली चीज़ से उभरना है। ठीक है? कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक है, सिर्फ कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, बाकी आप कर ही रहे हो। जब भी आप बोलोगे, या तो आप थ्रू आउट बोलोगे ऐसे करके, या आप पूरा टर्न होकर बोलोगे, पीछे तक कनेक्शन बनाओगे अपनी आई कॉन्टैक्ट। ठीक है? हम सेकंड सेंटेंस लेंगे। क्या वह स्कूल जाता है? Does he go to school? अब मैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बताऊंगी। कुछ तो लो, इनसे समझ में आया कि नहीं? ये वाला समझ में आ गया? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो ये वाली चीज़ है ना सोनम, इस वाले पार्ट को बढ़ाना है कि समझ में आया है नहीं आया, ये कैसे आया, ये समझ में आ गया। इस चीज़ को कम से कम 30-35 सेकंड तक लेके जाना है उस पोर्शन पे जाने से पहले। अब तो हो गया। जब आप अब कंक्लूड करोगे, यानी कि जाओगे, तो 35-40 सेकंड का समय लेना है बच्चों के साथ में कि ये कैसे आया, ये समझ में आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इस तरीके से। जब तक आपको पूर्ण संतुष्टि ना हो जाए कि समझ में आ गया, जब तक नहीं छोड़नी क्लास।
इंटरोगेटिव का सेकंड रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं। वह मेरठ क्यों गया, क्यों जाता है? तो क्वेश्चन वर्ड इसमें ये है क्यों, और पहचान आपको अन्नू ने बताई थी ता और तीते से होती है, और सब्जेक्ट है हमारा इसमें वह है, मेन वर्ब है हमारी गो जाता, और ऑब्जेक्ट है हमारा मेरठ। Why does he go to मेरठ? समझ में आ गया? समझ में आ गया ये वाला सेंटेंस? क्या हुआ, क्यों हंसना है सोनम? क्यों, क्या हुआ साक्षी? साक्षी अगर कुछ भी कहना है तो खड़े होकर बताओ, अगर कुछ भी कहना है तो खड़े होकर बताओ, क्या प्रॉब्लम है? क्या पूछना है? अरे इसे बोलने दो अभी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 20-30 सेकंड लगाने आपके, अगर आपने छेड़ी है बात की समझ आ गया है नहीं आ गया तो वो चीज़ में जाना है फिर। सेकंड सेंटेंस है वह खाना क्यों बनाती है? Why does she cook food? समझ में आ गया सबके? Yes, ma'am. कंपेयर करके दिखाओ इसे रूल से और इससे, जो जो लिखा है कंपेयर करो। Why हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग हमारी डज है, she हमारा ऑब्जेक्ट है, और कुक हमारा मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? Yes, ma'am. शुरू करो इसे, खत्म करो, बाद में कैसे बताया? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सबको, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया टीचर बनने का। सबसे ज़्यादा अब ये जो दो बच्चे गए हैं, प्रॉब्लम बस वही है जो मैंने पहले बार बताई, स्टार्टिंग जो करते हो और जो एंड करते हो, चल गए, चल जाएगा वो नेटवर्क की वजह से, जो एंड करते हो इज़ इम्पोर्टेंट। अब आप पूछ तो रहे हो कि समझ में आया या नहीं आया। एक तो सोनम ये बड़ा पोलाइट करना है, पूछना है, बताना नहीं है, ना धमकाना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ये वाली चीज़ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आई एम कॉलिंग द थर्ड वन, नंबर 3, शगुन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Very good afternoon, ma'am. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपकी टीचर हूँ। आज मैं आपको फोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, और हमारा टॉपिक भी यही है, फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स हर चीज़ में कहीं भी इंक्लूड होता है। फोर्स, अगर हम किसी गेट को अपनी ओर खींच रहे हैं तो भी फोर्स लग रही है, और हटा रहे हैं तब भी फोर्स लग रही है। किसी भी चीज़ को पुल या पुश करो
तो वहाँ पे फोर्स ज़रूर काम आती है। अब फोर्स के दो प्रकार होते हैं, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। मैं पहले बैलेंस फोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इसे यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स पढ़ाते रहो। 10 न्यूटन की फोर्स से हमने इस साइड से खींचा और 10 न्यूटन की फोर्स से हमने इस साइड से खींचा इसे। अगर हम इन दोनों को ही आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। यही हमारी बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, अगर एक साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दूसरी साइड से 20 न्यूटन की लगा ली हमने फोर्स। अब आपने देखा होगा जब रस्सी खींचने वाला हम गेम खेलते हैं तो किसी साइड अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो वो साइड अपना आराम से खींच लेंगे उस रस्सी को और वो जीत भी जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहाँ 10 न्यूटन की, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड ही जाएगा। ये अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स में कभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा और बैलेंस फोर्स में हमेशा वो रेस्ट में रहेगा। यही था हमारा फोर्स, जो कि दो प्रकार का है, अनबैलेंस और बैलेंस। किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दें। अब फोर्स के हम लॉ पढ़ेंगे, जो कि 3 लॉ हैं। न्यूटन ने हमें 3 लॉ ही बताए हैं। पहला लॉ, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अब या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में। फर्स्ट लॉ में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में और मोशन में है तो मोशन में, लेकिन वो तब तक ही ऐसा ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है हमारा F = ma, यानी कि फोर्स जो बड़ा उसके क्या बोल रहे डायरेक्टली अपोर्शनल है मास और एक्सीलरेशन के। मास और एक्सीलरेशन, मास फोर्स तो मैंने अभी आपको बता दिया है। मास किसी भी चीज़ में कोई भी वजन हो उसे ही हम मास कहते हैं। एक्सीलरेशन, ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा कि एक्सीलरेशन होता क्या है। एक्सीलरेशन हमें एक शुरुआत में जब कभी हम चलते हैं तो हमारी स्पीड कुछ भी होती, मतलब कोई भी हमारी स्पीड है और लास्ट में जाकर वो और दूसरी हो जाती है। ऐसे ही हम अगर बात करूँ, हम रनिंग करते हैं तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हम बिल्कुल स्लो होते हैं और धीरे धीरे वो फास्ट हो जाती है। जो हम मतलब इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम u से। और क्या अगर इन दोनों के बीच का एक टाइम भी होगा जिसे हम मतलब अपॉन टी से करेंगे। अब अगर हम इसे देखें कि ये है क्या। हेल्प चाहिए? नो सर। पक्का? यस सर। बताते रहो। अब हम ये सोचते हैं कि मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। मतलब मैंने इस तरीके से डायरेक्ट ही क्यों लिख दिया कि v - u/t, क्योंकि जो हमारी मतलब शुरू में जो वो स्पीड होती है वो ज़्यादातर कम ही होती है, बाद की जो हमारी स्पीड है वो ज़्यादा। तो हम अब छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। और अगर हम रनिंग की बात करें तो शुरू में जब हम करते हैं ऐसे रनिंग को
तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आता ही है, उसके बीच की भी कोई ना कोई टाइम होता ही है, इसलिए हमने यहाँ अपॉन टी में रखा है इसे। अब ये समझ में आया? चलो श्रव्या जरा इसे एक्सप्लेन करो फटाफट आकर। 5 मिनट है तुम्हारे पास में, 5 मिनट है, और शगुन बहुत बड़े लेवल पे ध्यान देना है, जल्दी फटाफट स्टार्टिंग से बता कैसे करते हैं। Good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. My name is Shravya Gaur. I am a student of 10th standard in Genetic Public School. मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में बताऊंगी। ये शगुन ने बताया तो अच्छा था, बट उसमें जो उन्होंने क्या बताया था, v को डिनोट उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी से कर दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को उन्होंने v से डिनोट करा था और फाइनल वेलोसिटी को u से। बट ऐसा नहीं है, u जो होती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है और v फाइनल वेलोसिटी। बस इसमें यही बताना था। नेक्स्ट कौन आना चाहता है? भार्गव आ जाओ, चलो ताली बजाओ। इसे लेना कभी लेना। A very good morning to all my teachers and friends that are present here today. Very good morning. I hope you all are fine. I am the student of 10th standard in Genetic Public School, but today I am present as a teacher. और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को एक समराइज फॉर्म में पढ़ाना चाहूँगा। इसके मेनली 3 पिलर्स हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और इन सभी को हम कनेक्ट करेंगे पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से। सबसे पहले जेंडर डिवीज़न। जेंडर डिवीज़न यह बायोलॉजी पर नहीं बेस्ड होता है, यह जो जेंडर डिवीज़न है यह बायोलॉजी पर बेस नहीं होता है, यह समाज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लड़की और लड़कों में जो भेदभाव होता है उसी को जेंडर डिवीज़न कहते हैं। जैसे हमारा समाज एक्सपेक्टेशन करता है अवधारणाएं बना लेता है लड़कियों और लड़कों के ऊपर। जैसे कि कोई लड़कियों को कहा जाता है कि वह घर के कामकाज करेंगी, और लड़कों को कहा जाता है वह बाहर का जो काम है वह संभालेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। जो काम करने वाले लोग हैं उनका लड़की या लड़के के आधार पर बंटवारा। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सारी औरतें हैं उन्हें घर का काम सौंपा जाता है, और जो सभी पुरुष होते हैं वह बाहर का जो काम होता है उसको करते हैं। जैसे कि जो घर का सारा काम होता है, बर्तन वगैरह साफ़ करना, यह सब लड़कियां करेंगी, ऐसी धारणा हमारा समाज बना लेता है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो यह होता है कि जो लड़कियों का रिप्रेजेंटेशन होता है समाज में वह बहुत कम हो जाता है, और इसका जो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन होता है वह होता है राजनीति में। और इसके लिए लड़ने वाले लड़की या लड़के को फेमिनिस्ट कहा जाता है। और वह किन पॉइंट्स के लिए लड़ता है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। दूसरा, जो लड़कियों का रिजर्वेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में और जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें। तीसरा, पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लड़कियों और लड़कों सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि यह लड़का है तो इसके आधार पर इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर यह लड़की है तो इसको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। चौथा,
जो लड़कियों की एजुकेशनल सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं ज़्यादातर वह ड्रॉप आउट ले लेती हैं। या तो उनकी शादी करा दी जाती है या फिर उनके परिवार वाले उन्हें आगे पढ़ने नहीं देते। जैसा कि आपको पता होगा, फिनलैंड, नॉर्वे, यह सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मतलब है वह देश जहाँ पर वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है सोशल और प्राइवेट लाइफ में वह काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हमारे एशियन ईस्ट कंट्रीज़ के मुकाबले वहाँ पर काफ़ी बेहतर है। पैट्रियार्कल क्या होता है? यह पैट्रियार्कल का मतलब है कि पुरुष प्रधान। वहाँ पर सभी जो निर्णय लेगा वह पुरुष लेगा। जो हमारे देश में वुमेन्स का लिटरेसी रेट है वह काफ़ी कम है मर्दों के मुकाबले। वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है वह सिर्फ है 54.46%, और जबकि मर्दों का लिटरेसी रेट है 76.14%। इसलिए हमारी सरकार को जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए गर्ल्स को कि वह इनकरेज करना चाहिए अपने देश में कि लोगों को कि वह अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। अब मैं बताना चाहूँगा कि वुमेन्स जो हैं उनको कैसे ओप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। पहला, एजुकेशन के हिसाब पर जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, जो काम मर्द करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन अगर वही काम औरतें करती हैं तो उनको काफ़ी कम वैल्यू दी जाती है। जैसे कि जो स्टिचिंग का कपड़े सिलने का काम लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी। जब यह काम लड़की करती हैं तो यह समझा जाता है कि यह तो उनका रोज़ का काम है, तो इसके लिए वह उन्हें बहुत कम पे करते हैं। लेकिन जब यही काम कोई मैन टेलर करता है तो उसके लिए उसको पूरे पैसे दिए जाते हैं। तीसरा, जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है वह बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में। मतलब गर्भ में ही लड़कियों को अबॉर्ट करा दिया जाता है। पांचवा, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो घरेलू हिंसा होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में। यह सिचुएशन कैसे सुधारी जा सकती है उसके कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा। जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का वह रिजर्व कर देना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब वह पॉलिटिक्स में आ जाएंगी तो वह अपने लिए ज़्यादा अच्छे लॉज लेकर आएंगी। जो कि लोकसभा में 10% स्ट्रेंथ रिज़र्व है वुमेन्स के लिए, और जो हमारे ग्रामीण चुनाव होते हैं उनमें 100% का 33% रिज़र्व है और लड़कियों के लिए। यह था हमारा जेंडर डिवीज़न। यह काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वह मुझसे बता सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है रिलीजियस डिफरेंस। जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश में काफ़ी सारे धर्म हैं। यह डिवीज़न जेंडर डिवीज़न से काफ़ी अलग है। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? पहली बात तो जो रीजनल डिवीज़न है उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉलिटिक्स के साथ, राजनीति के साथ, कि जो हमारे धर्म है उसे पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। गांधी जी ने कहा था कि जो धर्म है वे कभी भी राजनीति से अलग नहीं हो सकते। उनके कहने का मतलब यह था कि लोगों की हर धर्म इंसानियत सिखाता है, लेकिन जो हमारे कुछ नेता हैं वह धर्म का इस्तेमाल किसी और तरीके से ही करते हैं पॉलिटिक्स में अपने फ़ायदे के लिए। ह्यूमन राइट्स का क्या कहना है कि जो धर्मों के कारण दंगे होते हैं उनकी वजह से हर साल लाखों करोड़ों लोग मार दिए जाते हैं। कम्युनलिज्म, मैं आपको कम्युनलिज्म के बारे में बताना चाहूँगा। यह एक ऐसी सिचुएशन है
जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी ट्राई करती है एक उसी एरिया की माइनर कम्युनिटी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए। सोचिए अगर ये ऐसा एक कम्युनल माइंड का व्यक्ति पॉलिटिक्स में उतर जाएगा तो वह क्या क्या करने की कोशिश करेगा। जब यह कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के साथ मर्ज होता है, यह जब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के साथ मिलता है तो तब क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो वह स्टेट पावर का इस्तेमाल करता है जो मेजर कम्युनिटी है उसका आधिपत्य स्थापित करने के लिए। जो एक रिलीजन ग्रुप है, जो एक धर्म है, उसकी डिमांड को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, जो कि एक देश में, राज्य में या फिर किसी एरिया में फूट का कारण बनता है। एक रिलीजन, एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊपर दिखाए जाने की कोशिश की जाती है। और इसी तरह आजकल हमारे देश में धर्म का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पॉलिटिक्स में अपने फ़ायदे के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके खिलाफ हमारे पास क्या हथियार है, मतलब इसको कैसे रोका जा सकता है। इसका हथियार है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एक वह धारणा है जिसमें यह माना जाता है कि इंसानियत सभी धर्म से ऊपर है और सभी धर्म एक समान है। सेक्युलर स्टेट क्या होते हैं, जहाँ पर जैसे आपने सुना होगा दुबई या फिर तुर्की, वह मुस्लिम को ज़्यादा मुस्लिम को जो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जैसे कि हमारे यूरोपियन देश वह क्रिश्चियनिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो हमारा भारत देश है वह सेक्युलरिज्म पर आधारित है। मतलब हमारे देश का कोई एक रिलीजन बताने की कोशिश नहीं की गई है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं और सभी को, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें यह कहा है आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं आप उसको मान सकते हैं, और अगर कोई धर्म आपको नहीं मानना है तो आप नहीं भी मान सकते। जो सेक्युलरिज्म है वह भारत में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है उसके मैं पॉइंट्स आपको फिर से एक और बार क्लियर कर देता हूँ। हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे हर एक व्यक्ति को यह अधिकार दे सकता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। और हमारा जो संविधान है वह आलोचना करता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भी क्रूरता दिखाना, और अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ क्रूरता दिखाई जाती है तो स्टेट के पास पावर है कि वह उस मैटर में एंटर करे और उसे सॉर्ट आउट करे। अब आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति। अगर इन सभी टॉपिक्स में किसी को कुछ पूछना है तो वह मुझसे पूछ सकता है, और मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली कि मुझे ऐसा मौका मिला टीचर के रूप में पढ़ाने का। सर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चलो ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो एज अ टीचर मैं आज आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, और हम 10th क्लास की आज कुछ छूटा हुआ जो वो है डिवीज़न नहीं हुआ उसका वो पढ़ाने जा रहे हैं। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसोर्सेज के बारे में जानें। रिसोर्सेज वो हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है, वह रिसोर्सेज है। इसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू
एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कल्चरली, और ये फैसिलेबल है इकोनॉमिकली। ह्यूमन बीइंग्स इसको अभी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन अभी इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम जानते तो है, लेकिन उनका अभी हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनका यूज़ कर पाए। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका हम यूज़ तो कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो आज हम इस चैप्टर में ये सीखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कुछ तरीके हैं रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिक पे रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। सेकंड, ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर यह रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर यह रिसोर्सेज चार प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल आउन रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिक ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो इसमें भी दो तीन प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड जो अपने स्टॉक के अंदर भी कुछ पार्ट्स है ये। बच्चों की तरफ देखो। ओके सर। तो रिसोर्सेज के अंदर के पार्ट्स जानते हैं। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में जैसा कि अभी मैंने बताया था दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और इसमें जैसे सपोज करो हमारा एक बंजर भूमि है, तो वो रिन्यू कैसे हो सकती है? प्रकृति के द्वारा ही वो रिन्यू हो सकती है। अगर आप बंजर भूमि के साथ में या कोई कल्टीवेटेड फार्म है उसके साथ में कोई छेड़खानी करते हो वैसे, तो वो बंजर हो जाएगी और वो आपके द्वारा नहीं ठीक हो सकती, उसको प्रकृति वापस से फॉर्म करेगी। जैसे माउंटेन्स, उसके पास में आसपास में कोई माउंटेन वगैरह रिवर वगैरह है, तो वहाँ से माउंटेन्स के ऊपर जो स्टोन्स होते हैं वह टूटते हैं सोइल में, और सोइल वहाँ से पानी के थ्रू नीचे आती है ग्राउंड फ्लोर पर, और फिर वो जो प्लेन भूमि है वो एलुवियल सोइल में बदल जाती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें साइक्लेबल रिसोर्सेज होते हैं और नॉन साइक्लेबल रिसोर्सेज होते हैं। साइक्लेबल रिसोर्सेज ऐसे, अगर हम किसी भी, जैसे वाटर है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं और आखिरकार वो ख़त्म भी हो जाए तो लेकिन वह फिर से बन जाता है। और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में ऐसे होते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ये इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, इनकी अलग ही प्रोसीजर है, ये आपको बाद में दूसरे चैप्टर में देखने को मिलेगी। आज क्रस्ट होती है, इसके अंदर ये जो हमारे फॉसिल्स है ये दब जाते हैं और ये फ्यूल्स के रूप में हमें प्राप्त होते हैं बाद में, लाखों करोड़ों साल के बाद।
यस सर। और के पूरे बच्चों का नंबर आ जाएगा। बाद में जो आपको कैसे करना है वो आपको बताइए। यस सर। खत्म कर दो। सो आज के लिए इतना ही था, मैं आपको फिर बाद में और बताऊंगा। दैट्स ऑल। देखो, दो बच्चों ने टॉपिक लिए हैं बड़े भारी भारी, ज्योग्राफी के टॉपिक ले लिए, एक पॉलिटिकल साइंस का ले लिया। तो मेरे विचार से उनके लिए एक बार ताली बजाओ बढ़िया वाली, क्योंकि इनको कोई ना टच नहीं करना चाहता है बट इन्होंने कर दी है। और मेरे हिसाब से अगर मेरे से नंबर लेने की कोशिश करोगे तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने फर्स्ट टाइम जैसे किया है उस तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक दो त्रुटियां हो सकती हैं, उसे हम नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार में हज़ारों लाखों बार ऐसा लगता है कि जाएं या ना जाएं, ये टॉपिक लें या ना लें, क्या होगा बीच में आएगा तो कैसे होगा। बट वो एप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज फाइन। आगे जाके और ज़्यादा वो बेटर हो जाएगा। प्रियांशी खड़ी है। प्रियांशी, मैथ का टॉपिक है किसका? लाइन्स एंड एंगल्स। गुड, चलो जी स्वागत कर दो। Good afternoon, everybody. My name is Priyanshi Rana. I study in 9th class in Genetic Public School. Today I am your teacher and my topic is lines and angles. मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताना चाहूँगी। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मिलती नहीं है और इनकी दूरी समान होती है। दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई ट्रांसवर्सल। प्रियांशी, एक तो स्पीड का इशू है, बड़ी तेज चल रही है। और जब हम कुछ भी बोल रहे हैं ना तो उनका आपने कहा है कि दो पैरेलल लाइंस जो मिलती नहीं है और जिनकी दूरी समान होती है, जबकि जिनके बीच की दूरी समान हाँ, बीच कहाँ नहीं है ना, फिर वो गलत तरीके से लिया जाएगा। सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस पे ही रहना है। अभी ट्रांसवर्सल को देख लें ना, पैरेलल लाइंस के बारे में बताओ, अभी उसी के साथ में नॉन पैरेलल बता दो, तभी तो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। कन्फ्यूजन में हो रही है इतनी ज़्यादा स्पीड को बहुत स्लो रखना है और आराम से बताना है। हाँ, इनके बीच की दूरी इनिशियल 2 पॉइंट्स हैं, ये फाइनल 2 पॉइंट्स हैं। हमेशा ही लगातार क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, जब ये अनइक्वल हो जाएगा तब ये एक साइड से अगर आप बढ़ाओगे तो एक तरफ ज़्यादा गैप बनते चला जाएगा, एक तरफ ज़्यादा गैप बनेगा और एक तरफ ही मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, एक तरफ ऐसे मिल जाएगा और ये एक तरफ ज़्यादा गैप होते चला जाएगा। तो ये नॉन पैरेलल, दोनों को बताओ जरा। पैरेलल लाइंस, जोर से। पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो इक्वल रहता है हमेशा, वो कभी नहीं मिलता, कितने ही बढ़ा लेना। और नॉन पैरेलल एक तरफ से अगर ऐसा है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है बताते रहो। अब पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को जो काटेगी वो ट्रांसवर्सल होगी। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट से और ये वाला इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट से। ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, जिनको हम बोलेंगे कोइंटीरियर, और उनका सम 180 होगा और ये होगा लीनियर पेयर। किसी को कोई डाउट है अभी तक? बहुत सारे डाउट, बहुत डाउट। दोबारा एक्सप्लेन करो। डाउट की भरमार है, दोबारा एक्सप्लेन करो। अभी अपनी आवाज़ को समझो और उसे अंडरस्टैंड करो कि आप बताने वाली क्या हो, बता क्या रही। पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल ठीक है। एंड इन दो एंगल की बात हो रही है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। अरे स्टूडेंट के तरीके से नहीं बताओ प्रियांशी, एक टीचर के तरीके से बताओ, अथॉरिटी के साथ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको बोलेंगे हम। ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, जिसको वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब पैरेलल लाइंस होंगी तब ऑल्टरनेट बनता है। और ये होगा लीनियर पेयर, जिसका सम होगा 180 डिग्री। और ये इक्वल होगा को इंटीरियर एंगल और इनका सम होगा 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल इक्वल क्या हो गया? कोइंटीरियर इनका सम 180 होता है। 180 सम बताओ ना, आप इक्वल बता रहे हो, दूसरी बात लगातार। को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। और ये लीनियर पेयर, ये और ये भी लीनियर पेयर होगा। ये और ये एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
आपको अगर ये वाला एंगल दे दिया जाए 120, तो ये वाला आप निकाल लोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 120 होगा। चलो कोई बात। अभी अगली बार से जब आप पढ़ाओगे ना, पहले तुम्हें एक हेडिंग का पता होना चाहिए हम पढ़ाने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें बताई हैं इसने? सबसे पहले इसने बताया वर्टिकली, यही तो बताया। दूसरे नंबर पे बताया इसने ऑल्टरनेट, नंबर 3 लीनियर पेयर, नंबर 4 कोरस्पॉन्डिंग भी बता दिया, और नंबर 5 इसने बताया को इंटीरियर, और इससे पहले इसने बताया पैरेलल लाइंस, और साथ में ट्रांसवर्सल के बारे में इसने बात की। प्रियांशी, कोई भी चीज़ को समझाने से पहले उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम समझाने क्या हैं। अगर ये वाली पिक्चर आपके हाथ में चौक भी थी, डस्टर भी है, और पूरा पूरा आपके पास में एरिया था, आपने जितना 5 पिक्चर्स बना लेती तो और ज़्यादा इजी होता फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन हमें यही नहीं पता चल पाया कि आप समझाना क्या चाहती हो। ठीक है, आगे से जब भी हम कोई भी टॉपिक चूज़ करेंगे तो उसका एक नोट्स बना लेंगे कि मुझे ये समझाना है। अगर आप 8th क्लास की बुक में भी जाओगे तो सबसे पहले यही वाली चीज़ है, और लाइन्स एंड एंगल्स में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही लगाया हुआ है, पिक्चर तो बाद की बात है। ठीक है, आफ्टर दैट जो 120 वाला है उसमें तुम्हें दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए था। आपकी जो पिक्चर है वो ऐसे थी, सॉरी वो ऐसे थी, और आपने इसे 120 माना है, जबकि ये छोटा होना चाहिए 90 से। ठीक है, चलो वो एक थोड़ी सी बड़ी बात हो गई है, बट फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात की बात थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए थी कि कौन सा एंगल कहाँ पे है। दोबारा बोलने के लिए मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि पहली बार तो सारा ही गलत बोला था, फर्स्ट टाइम में जो बोला वो सारा का सारा ही गलत सही बोला। दैट्स वाई आई सेड कि दोबारा कहो। दोबारा में भी आपने को इंटीरियर एंगल पे जाके बराबर ही बोला, दूसरे उसके पॉइंट में बोला कि उनका सम 180 होता है, जबकि ऐसा तो नहीं है, 180 होता है लेकिन बराबर हो वो ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें अगर तुम 5 चीज़ों को भी करके आते ना तो भी वो और ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन हो सकता था। जब मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा तो आपकी स्पीड चेक करवाऊंगा आपसे। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप जो यहाँ पर हो उस चीज़ को आप देख पाओ कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं। गलतियाँ भार्गव में भी हैं, गलतियाँ लविश में भी हैं, लेकिन वो वाली चीज़ें क्योंकि उन्होंने उसे कंटिन्यू कर दिया। और मैं आपको बताऊं, जब सामने वाला बंदा बोर होने लगे, वो अपने आप ना समझ जाना चाहिए कि सामने वाला बंदा बोर तो नहीं होने लगेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ए टीचर और अ स्पीकर, उसे बोर नहीं होने देना। अगर वो बोर हो रहा है तो फिर कहानी ख़राब हो गई है। तो चूज़ अ थिंग दैट माइट बी शॉर्ट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट माइट बी शॉर्ट लेकिन वो इंटरेस्टिंग हो। एक लेवल पे मैं ये कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं आपने चुना तो है लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं किया। यू थॉट कि ऐसे ही हो जाएगा बस, जबकि ये सेगमेंट जो है ना जेनेटिक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट्स में होने वाला है। ये आगे और निखर के आने वाला है, इसका रूप बहुत बड़ा होने वाला है, तो टेक इट वेरी सीरियसली। ठीक है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने यहाँ पे आने की हिम्मत दिखाई है, उसके लिए अप्रिसिएशन तो बनती है, ताली बजा दो। लेकिन हाँ, आगे से जब भी हम आएंगे तो एक बेटर चीज़ों के साथ हैं और चीज़ों को और ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए करें। कौन आ रहा है जो अच्छे से पढ़ाएगा भाई? आ जाओ। सोनम, ये तनीषा है। अच्छा साफ कर, चलो आप कंटिन्यू करो। गुड आफ्टरनून, हेलो गुड आफ्टरनून ऑल। देखो हेलो गुड आफ्टरनून, मुझे ये तकलीफ होती है जब तुम हेलो गुड आफ्टरनून एक साथ बोलते हो। हेलो बोल दो, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एंड आई वांट टू विश अ गुड आफ्टरनून। बोलो आई वांट टू विश अ गुड आफ्टरनून। आई एम तनिषा, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम अ टीचर। तो मैं आज आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे भारत के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया और अब सबका सब तबाह होने वाला है। आपने अब तक एक भी बच्चे को शायद देखा नहीं है। इधर कौन, और इधर भी आप इसे नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो पेड़ वेड़ को, पता नहीं कहाँ पे आपकी नज़र है।
क्या मसला है वहाँ तक आपकी पहुँच होनी चाहिए, आपका इतना एरिया यूज़ होना चाहिए ऐसे चलते हुए। क्या हो गया तनीषा, करना तो पड़ेगा ही, सेगमेंट भी तुम्हारे लिए ही है। आप चलो ना, चलते क्यों नहीं हो इस तरीके से? हाँ चलो, हाँ ऐसे मूव करो। मूव करेगी तो बोलने में तकलीफ होगी, लेकिन वही वाली चीज़ सिखानी है। चलो स्टार्ट करो फटाफट दोबारा। हाय आई एम तनीषा, बोलो मेरे साथ। हाय आई एम तनीषा एंड आई वांट टू विश एंड आई वांट टू विश अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। to all of you. I hope I hope that you are fine that you are fine and today you will find you will find me as a teacher. Now I am going to start very important topic. नाम बता दो। area related to circle. Area related to circles. चलो स्टार्ट करो। Area related to circle first. तो सर्कल से बेटा यही तो छोटी छोटी सी चीज देखनी है, मैंने कहा भी है प्रोनाउंसिएशन में। Circles, radius, third is circumference, fourth arc, fifth है chord, diameter, फर्स्ट है सर्कल। अ सर्कल, ये हमारा एक सर्कल है, इसे हम क्या बोलते हैं, राउंड शेप, और बीच में इसका क्या होता है, सेंटर। सेकंड है रेडियस, ये एक पॉइंट है ओ, और हमने एक पॉइंट हो गया ये ए, हमने ए से ओ तक मिलाया तो ये हमारी होगी रेडियस। Circumference, the circumference is the perimeter of a circle. घबरा मत तनीषा, जो तेरे मन में आ रहा है बोल दे, कोई बात नहीं, गलत ही होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं। हंसने की कोई कोशिश नहीं करेगी, आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं आ रही। सर्कल के पेरीमीटर को सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, इसके दो पॉइंट, एक ये वाला एक्सप्लेन करो सारे फटाफट। आओ ये 4-5 चीज़ें इसमें सेक्टर और सेगमेंट बढ़ाओ फटाफट फटाफट फटाफट। ताली बजाओ साक्षी के लिए। ये तनीषा वहीं पे रहेगी, शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, आर्क वगैरह सब कुछ बताओ फटाफट। साक्षी इंट्रोडक्शन बोल दो, इंट्रोडक्शन बोलना है। अरे इधर मुंह करो भाई, हाँ बोलो। हेलो एवरीवन, मैं मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। आज
मेरा आज सेगमेंट नहीं था, बट मैं यहाँ पर हूँ किसी कारण से, और आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत कोशिश के साथ बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को बेहद सावधानीपूर्वक सुनेंगे और उन्हें समझेंगे। कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। कितनी बार बताया? यही वाली। चलो देख रहा था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अब आपकी टीचर बन के आपके सामने प्रेजेंट हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सर्कल्स अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। सर्कल क्या होता है? सर्कल पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन होता है बेसिकली। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे एक राउंड शेप में मिलकर एक सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। और सर्कल में एक कंपास तो आप सब जानते हैं, कंपास। तो अगर हम उसकी निब से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे वो हम निब रखते हैं उसको सेंटर बोलते हैं। उस सेंटर से अगर हम इस सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कलेक्शंस है, किसी भी पॉइंट पे कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे इसके लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस होगी। और अगर हम वो लाइन इधर करें, कहीं भी करें, ठीक है, वो क्या होगी? रेडियस होगी, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही होगा। आगे समझ में? सर्कमफेरेंस क्या होता है? अगर आप सपोज करो आप यहाँ एक पॉइंट पे हो, ए पे, आप इस पॉइंट पे चल रहे हो, इस पूरे सर्कल का आप एक पूरा का पूरा राउंड लेके अगर आप वापस यहीं पे आ जाते हो, सर्कमफेरेंस यानी इसकी सर्कल की पूरी लेंथ, 1 रिवॉल्यूशन, पूरा एक रिवॉल्यूशन, उस सर्कल पे घूम के वापस आ जाना। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा, अगर आप उस पॉइंट पे पूरा राउंड शेप में घूम के उस सर्कल की पूरी बाउंड्री पे चल के वापस आ जाते हो, तो जितनी दूरी आप तय करते हो तो वो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कल की लेंथ। आर्क, ये आर्क है, ये आर्क ही तो। कोड होती है, अगर ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक कोड बनेगी जो इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। ये माइनर सेगमेंट होगा, जो छोटा होगा वो तो दिख ही रहा है, ये छोटा है, ये माइनर होगा, जो बड़ा है वो मेजर होगा। अगर हम इस कोड को उठा के ऊपर ले जाएं और सेंटर पे ले आएँ, सेंटर से पास कराएं इसे, तो ये डायामीटर बन जाएगा, और डायामीटर सबसे बड़ी कोड होती है। सेक्टर, जब हम इस पॉइंट्स दो रेडियस को सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स पे डालते हैं, हमने सेंटर ए से एक रेडियस ड्रॉ करी, तो हमने सेंटर ओ से एक रेडियस ड्रॉ करी ये पॉइंट ए पे एंड एक पॉइंट बी पे, तो देन वी गेट अ सेक्टर। ये वाला पार्ट, ये एक सेक्टर है, इसको जी बोलते हैं। ये होगा माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर को कर दो, माइनर सेक्टर को कर दो, हाईलाइट सेट कर दो। ये माइनर सेक्टर, और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर होगा। आगे बताओ। सेगमेंट बता दिए सर? बता दिए सर, कोड से डिवाइड हो गया। कोड से मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में। कैसे निकलता है? सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेक्टर का एरिया निकालो पूरे का, लिख दो। तो तनिषा बैठो। अगर हमें इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा, इस पूरे के पूरे सेक्टर का। फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला के साथ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है θ/360 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल, जो जितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा,
पता है क्या होता है? इक्विलेटरल का गुड क्वेश्चन। इक्विलेटरल या उसका नहीं है। हाँ हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ये आइसोसेलेस है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। डन। आइसोसेलेस ही बनता है हर बार। एक स्पेशल कैटेगरी में हो जाके इक्विलेटरल बन जाएगा। बट अगर ये आइसोसेलेस है तो अब क्या होगा? तब हम इस पे कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये इसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। यहाँ जहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ता है 90 डिग्री एंगल बनता है। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, नीचे वाला बेस, और ये परपेंडिकुलर है। और क्या बताओ? अब पाइथागोरस थ्योरम आप सब पे आती होगी। ए बी स्क्वायर दिया नहीं हुआ है ना बेटा, हाइट भी नहीं दी हुई है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे पता है भूख लग रही है। ला कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। मुझे सिर्फ ये वाले पता करना है। इधर देख लो भाई सारे बच्चे, कल ही समझाया। ये सेक्टर है, ये आपको 7 दे दिए। ये सेगमेंट दिया कुछ नहीं, ये 120 दिया, 120 दिया। अब निकाल लूँ, इसे सोल्व कर दूँ। सोल्व नहीं करना है, बस ये बता दो किसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं बेस किसकी सहायता से आ सकता है, मुझे ये बता दो। कोई बात नहीं। ये भी मैं ही बताऊँ कि ये कैसे आएगा, बता। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है सर, फिर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो इन्हें बताओ कब हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का? यहाँ से पहले सबसे पहले हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए इस कोड के ऊपर, इसको डी नाम दे देंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें कुछ एंगल्स की स्पेशल एंगल्स हैं हमारे बुक में दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यूज होती है उसकी मदद से। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इन तीनों साइड को पता करते हैं, बट जब हमारे पास एक साइड हो और 2 साइड नहीं पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वहाँ पे थीटा होता है, थीटा 30, थीटा 0, उन सब की वैल्यू रखी दी हुई होती है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यस बस कह दिया करो, कम से कम 10th के तो कह दो। साक्षी 5 से यूज हो जाएगा बेटा, जो आपने बाइसेक्ट करवाया 120 को 60 हो जाएगा। 5 वहीं से मान लो ना, बस इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये वाला एंगल। ये पूरा 120 का ये वाला हाफ हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसे बाइसेक्ट कर देंगे एंगल को पूरा। हाफ 60 में डिवाइड हो जाएगा ये। अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, अब हम साइन 60 का यूज अब हम कोस का इस्तेमाल करेंगे। ये हाइपोटेनियस होगी हमारी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो कोस थीटा का यूज करेंगे हम। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट बाय साइड अपोजिट टू हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू 60 है और जो हमारा बेस है वो OD है। हाइपोटेनियस AB OA। कितने बता कितने तो पूछना। एक तो सारे के सारे बच्चे प्रिपेयर हो गए गुरु भाई 2 बजे तक के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सवाल स्पेशल तरीके से लिया गया है वो सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में कम से कम 2 साइड दी हुई होती हैं, तीसरी हम आराम से निकाल देते हैं उसकी सहायता से।
यहाँ पे एक साइड दी हुई होगी और एक एंगल का यूज़ करना है, और अगर परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करो, अदरवाइज सीधा उस पे जाना है थीटा पे जो ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, और एक हाइपोटेन्यूस है, एक एडजेसेंट है, अपोजिट है, उसका यूज़ करके साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा जो भी कुछ लगता है उसका यूज़ कर लो। ठीक है, अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनका नंबर आएगा कल। ठीक है जी, वो टॉपिक को दोबारा से बेहतर तरीके से तैयार कर लें। आर्यन इसमें हंसने की या बात करने की कोई बात ही नहीं है, तो उसको सही तरीके से टॉपिक को तैयार कर लें, और कल मिलते हैं सुबह, खाना वाना खाओ जाके। गर्ल्स की तरफ तुरंत छुट्टी होगी।